तो उसी ईश्वर ने मुझे बताया है कि जाओ और इन सब लोगों को जाकर के समझाओ कि मेरे नाम पर कोई व्यक्ति बीच में फिरकी ले रहा और जो कुछ भी बोल रहा उस सब में ईश्वर की मर्जी शामिल है। पेरियार ललित सिंह यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर उसे करना चाहता हूँ, वो अनुरोध करता हूँ। पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए, अभी लक्ष्मण भाई को आप सुन रहे थे, तमाम वो बातें जो लक्ष्मण जी ने कही वही तमाम बातें मैं आपसे करना चाहता था। उनमें से महत्वपूर्ण बात जो थी वो सारी बात आप लोगों के सामने आ जाती। एक बात जो उन्होंने नहीं कही है उसको दूसरे ढंग से कहा। इस समय एक बाबा है, बहुत चर्चित है, राम भद्राचार्य। चूंकि ये तर्कवादी सम्मेलन है तो तर्क की बात होना जरूरी है। राम भद्राचार्य, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक बात और समझिएगा। जैसे अभी लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी, मैं भी कह रहा हूं कि इस मंच पर जो कुछ, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जो भी कहूंगा इसका मतलब उसी की मर्जी से कहूंगा। इन सब का इस्तेमाल कर रहा तो वही राम भद्राचार्य तथा मंचों पर कहता था कि हनुमान का जाप करो, रामायण का जाप करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। वीडियो उठा करके देख लीजिएगा गूगल में, उसी का वीडियो है। और वही जब बीमार पड़ता है तो कहाँ एडमिट होता है? अस्पताल के मंदिर में, अस्पताल में। इसका मतलब उसको पता है कि अस्पताल से ही इलाज होगा, मंदिर से नहीं होगा, उसको पता है। मगर हम सब लोगों को ये बताया जाएगा कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लक्ष्मण भाई बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी को बड़ी ईमानदार पार्टी मानता हूं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। आप गलत कह रहे थे कि वो झूठ बोलते, वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बिल्कुल सच कहा, उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि जो राम को लाए हैं हम, मतलब राम थे नहीं, हमें लाना पड़ रहा। और अगर अब पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने पड़ रहे हैं तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पहले से जो राम मंदिर है, मतलब उनके राम के प्राण नहीं। मतलब तो यही हुआ कि जब अब प्राण डालना पड़ रहा। इसीलिए किसी ने बहुत सही बात कही थी कि अगर प्राण डालने का सिस्टम, प्राण डालने की पद्धति अपने देश में आ गई है तो जो प्राण डालने वाले लोग हैं इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो। जैसे ही कोई शहीद होगा सैनिक उसके प्राण डाल देगा। मजा आ रहा है ना सुनने में? दिक्कत ये है कि मजा, जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ ना, इसमें भी मजा आएगा, मेरा कोई विरोध करेगा तो उसमें भी मजा आएगा। हम अमूमन ताली बजाने के आदी पड़ चुके हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं इस मंच से कि अगर ये सारी बातें आप पहले से समझ रहे हो तो उनको अपने घर में अमल में लाना है। केवल सहमति में सिर नहीं हिलाना है, अपने घर में भी अमल में लाना है। और पाखंड के 3 बड़े आइडेंटिटी कार्ड, गौर करिएगा कि चाहे नमो बुद्धाय जय भीम कितने भी तेजी से बोलो, अगर पाखंडवाद के 3 आइडेंटिटी कार्ड आपके शरीर पर है, 1, 2 और 3, ये 3 गुलामी की निशानी अगर आपके शरीर पर है तो आज के बाद नमो बुद्धाय और जय भीम बोलना बंद कर दें। क्योंकि लाल धागे के साथ जय भीम और नमो बुद्धाय का कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाता। और एक और अनुरोध कर लेता हूं, जब यहां से निकल करके अपने घरों में जाना तो अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर लगी हो तो 3-4 और मार्केट से ले आना, कम से कम 5 महापुरुष टांग लें। क्योंकि हम यहाँ बहुजन बनाने के लिए आए हैं। और बहुजन तब बनेगा जब कोई आपके घर में घुसेगा और सामने जो तस्वीरें दिखेंगी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि मानता किसको। अगर अंदर घुसते ही उसको संत गाड़िए की तस्वीर दिखती है और वो आइडिया लगा लेता है कि समाज का घर है तो आप बहुजन नहीं बन पाए।
अगर पेरियार लड़ाई की तस्वीर से वो समझ जाता है कि घर किसका है तो आप बहुजन नहीं करते। ये क्रॉस करने का वक्त है। इसलिए जब ब्रजेश भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा याद रखना, कभी भी अपने पुरखों की जयंती मनानी है तो महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी कभी नहीं रखना, और पेरियार लड़ाई की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव कभी नहीं, तब ये बहुजन डेवलप हो पाएगा। अमूमन हम और वही भाग राजनीति में भी है, सामाजिक न्याय सबको चाहिए, बहुजनवाद सबको चाहिए, मगर सामाजिक न्याय और बहुजनवाद घुमा फिरा करके अपनी जाति के नेता में ही जाता है। आज ये तमाम परिस्थितियों के बावजूद बहुजन क्यों नहीं बन पा रहा? वजह यही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो कुर्मी बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि उनको तरफदारी करेगा, बताएगा कि नीतीश कुमार पलटी न मारते तो ये हो जाता। ओम प्रकाश राजभर पलटी मारेंगे तो राजभर बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि पलटी न मारते तो ये हो जाता। मतलब बुद्धिजीवी भी अपने अपने हिस्से का काम उठाए हैं। कैसे? अखिलेश यादव से कुछ गड़बड़ी हो तो यादव बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों किया। अगर बहन जी गठबंधन में शामिल ना हो तो जाटा समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि बहन जी ऐसा क्यों नहीं कर रही। मतलब बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का ठेका उठा रखा है, इसलिए बहुजन असली बहुजनवाद ये है कि हम मुक्त कंठ से जो सही कर रहा है उसकी तारीफ करें। उंगली इसलिए नहीं है कि मंच पर है, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी हुई चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ? सोच करके बताइए। चंद्रशेखर भाई अच्छे से ये बात जानते हैं कि मुझे कल गलत लगेगा तो मैं आलोचना भी करूंगा, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि लड़ने वाले का साथ कीजिए। जब तक ये खोजते रह जाओगे कि हम तब तारीफ करेंगे जब हमारी जाति वाला आएगा, हमारी पार्टी वाला आएगा, तो ऐसे ही आगे खत्म होते चले जाओगे। मैं बार बार अपील करता हूं कि हमारा काम वोट और नोट मांगना नहीं है, स्पेशली हमारा, क्योंकि हम पत्रकार हैं। फिर भी हमारा काम सांस्कृतिक परिवर्तन करने का है, और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए पेरियार लड़ाई से लेकर के चाहे संतराम बीए प्रजापति रहे हो या बाबा साहब, सबसे बड़ा सूत्र उन्होंने बताया था अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। हैरत की बात देखिए, जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं वो भी कहते हैं कि हम उस जाति में शादी नहीं करेंगे। लक्ष्मण भाई इस बात का उदाहरण बने, ओबीसी समाज से आते हैं, एससी वर्ग में उन्होंने शादी की, महानता का काम नहीं किया, लेकिन एक नजीर पेश की है कि हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो हमने करके दिखाया। हम लोग बच्चों से इसलिए बोल पाते हैं कि मेरे घर पे आना लखनऊ में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित कर रखा, और मेरी पत्नी ने, और शायद लक्ष्मण भाई की पत्नी ने, और हमारे चंद्रशेखर भाई के यहाँ भी यही होगा, कभी बात नहीं ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ टॉप अप रिचार्ज नहीं किया जाता है 1 साल बाद। टॉप अप रिचार्ज समझ रही है ना मैंने? 1 साल का टॉप अप होता है कि 1 साल करवा चौथ का पत्रक को पति 1 साल चलेगा, फिर अगले साल फिर टॉप अप करना है। तो अगर ये टॉप अप रिचार्ज आपके घर में हो रहा है तो किसी को भी जाने दो, कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला। और एक और निवेदन कि अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आ रहे हो, इस तरह के कार्यक्रमों में, तो आपकी गाड़ी की 5 सीट, अगर 4 व्हीलर से आ रहे हो तो 5 सीट होंगी, 7 होंगी। 2 व्हीलर से आ रहे हो तो 2 या 3 लोग बैठे होंगे, हालांकि पुलिस वाले खड़े 3 लोग बैठ के आना, लेकिन फिर भी चाहे 2 आ रहे हो या 5 आ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि जब बहुजन कार्यक्रमों में आ रहे हो तो 2 लोग बैठे हो तो दोनों एक जाति के मत आना, और अगर 5 बैठे हो तो 5 एक जाति के मत आना, तो बहुजन कॉन्सेप्ट बन जाएगा। समस्या ये है कि जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो मेरे जैसे व्यक्ति को भी ट्राई मारने में गुरेज नहीं करते, लेकिन हम बगल में अगर कोई व्यक्ति जरा सा किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया
इनको बनाने का कोई मतलब नहीं, बनाना तो उस तरफ है। हम ट्राई मारना बंद कर देते हैं। आज के बाद यहाँ से कुछ भी शपथ लेकर जाना या ना जाना, एक शपथ लेकर के जाना कि अपने इर्द गिर्द जिस भी मोहल्ले में रहते हो, वहाँ जो भी बहुजन समाज का घर होगा, उस घर पे जाकर के ट्राई जरूर मारो। ये शपथ लेकर के जाना है। और ट्राई क्या मारना है? एक बार विश्वकर्मा जी से कहोगे कार्यक्रम में चलो, एक बार प्रजापति जी से कहोगे, एक बार चौरसिया जी से कहोगे, एक बार निषाद जी से कहोगे, हो सकता है रजक समाज का व्यक्ति एक बार कहने में कार्यक्रम में ना आए, लेकिन ट्राई मारते रहना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। निश्चित तौर पर जब 10 बार कहोगे तो चुपचाप आपकी गाड़ी में बैठ के कार्यक्रम में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो फिर परिवर्तन भी दिखाई देगा। दिल पर हाथ रख करके बताना कि जिनके खिलाफ आप अपनी लड़ाई मानते हो, वो लोग गांव में चावल लेकर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे? कोई आपके घरों में संविधान की प्रस्तावना लेकर के आया आज तक? नहीं आया ना। सोच लो लड़ाई कहां पर है, सोच लो लड़ाई कहां पर है। इसलिए किसी के भरोसे मत रहना। हमें खुद अपनी ताकत बनना है और अपने बीच में से योद्धा तैयार करने, अपने बीच में से। आज के बाद एक प्रण कर लो कि हम किसी के भरोसे ना रह करके भी अपने मोहल्लों में बहुजन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। हर उस व्यक्ति को ट्राई करेंगे जो बहुजन समाज से आता होगा। इतना तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? इतना कि नहीं कर सकते? करेंगे ना सब लोग? आज के बाद यहाँ जाने के बाद मोहल्ले में जितने लोग होंगे सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे ना? करेंगे। ये जो चंद उदाहरण है, जो मुफ्त के उदाहरण है, जिनमें पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन बहुजन यूनिटी ऐसे ही बनती है। एक अपनी बात अंतिम बात कहकर के खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है। जो गांव में तमाम सारी परंपराएं बनी हुई होती हैं, तमाम लोग कहते हैं ना कि ये परंपरा है, वो परंपरा है, खाली बाल्टी लेकर निकल जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई, फलाना हो गया, कहते हैं ना सब लोग। एक कहानी से आपको समझा देता हूं कि परंपराएं बनती कैसे, इसको समझिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों आंख से अंधे। सुनिएगा, हमारी जो माता है मैंने बैठी वो जरूर गौर से सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे आंख से। तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो कुत्ता रोटी उठा के ले जाता था। तो पत्नी ने पति से कहा कि हम खाना बनाते हैं, दरवाजा लगा नहीं है, कुत्ता उठा कर ले जाता है, क्या करें? तो पति बोले कि जब तुम खाना बनाया करोगी मैं दरवाजे पर खड़े रहकर ठक ठक किया करूंगा डंडे से। तो ये शुरू हो गया भाई, वो खाना बनाती थी, वो डंडे से खटखट करते थे। उन्हीं दोनों लोगों के, वो अंधे जो पति पत्नी थे, उनके कुछ संतान पैदा हुई बाद में। वो संतान में से एक कोई जज बन गया, एक कोई बड़ा IAS बन गया। वो जज जो था, जब उसकी शादी हुई तो शादी उसकी एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर से हो गई। तो अब जब उनके यहाँ खाना बनता था, 2 मिनट रुक जाइए। फिर जब उनके यहाँ खाना बनता था तो उनके यहाँ भी ये शुरू हो गया कि जब पत्नी खाना बनाती थी, प्रोफेसर पत्नी, तो जो जज पति था वो कहता था दरवाजे पर खड़े रहते ठक ठक करता था। तो एक दिन पत्नी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, दरवाजे पर खड़े होकर ठक ठक क्यों करते हो? तो पति बोला कि शांत रहो, तुम बहुत पढ़ लिख गई हो, कि हमारे घर के संस्कार है, परंपरा, कि हमारे घर पर जब कोई खाना बनाती है पत्नी, तो पति को दरवाजे पर खड़े होकर के ठक ठक करना होता है, ये परंपरा का हिस्सा था। फिर उसने पड़ोस में हमारे धनीराम कैंथर जी जैसे कोई बुजुर्ग रहते थे उसके बगल में, तो उसने बगल में धनीराम कैंथर जी जैसे किसी बुजुर्ग से पूछा कि बाबा आप तो उम्र दराज व्यक्ति हैं, आप बताइए कि हमारा पति जब मैं खाना बनाती हूँ तो खटखट क्यों करता है? तो धनीराम कैंथर जैसे बुजुर्ग ने कहा, बिटिया तुम्हारे ससुर और सास थे वो आंखों से अंधे थे, ये ससुरा तुम्हारा पति बुद्धि से अंधा है, उनको दिखता नहीं था इसलिए खटखट करते थे। इसको सब कुछ दिखता है लेकिन बुद्धि से मानसिक गुलाम है, इसलिए खटखट कर रहा है। तो समझ गए ना परंपरा बनती कैसे?
तो ये दकियानूसी जो परंपरा है, ख्यालात, और खास तौर से महिलाओं में जो प्रथा है यहाँ पर मुंह ढकने की पर्दा प्रथा, उसको भी खत्म करना है। क्योंकि ये बताने कोई दूसरा नहीं आएगा। आरएसएस के लोग आपके घर में कहने नहीं आते हैं एक महिला नीचे बैठेगी तो दूसरी ऊपर बैठेगी, जेठानी नीचे, देवरानी ऊपर, ननद नीचे, फलानी ऊपर। महिला ही महिला की दुश्मन है और घर के अंदर खुद। ये आरएसएस वाले भेदभाव पैदा नहीं करने आते आपके घरों में। हर चीज पर उनको दोष देना ठीक नहीं है। जो चीजें खुद से कर सकते हैं वो खुद से करें। और इन परिस्थितियों में किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को या नेता को गाली देने से पहले इस तरह भाग करके ये पूछ लेना कि जब ये सब हो रहा था, जब संविधान खतरे में था, नौकरियां जा रही थी, निजीकरण हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? आलोचना कर रहे थे। और 5 किलो राशन की बात की लक्ष्मण भाई ने, मैं उनसे एक बात डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 5 किलो राशन, 10 किलो, 20 किलो सोते रख लो। उनके घर का नहीं है, हमारे पैसे से दिया जा रहा है, हमारे पैसे से दिया जा रहा है। चाहे 5 किलो राशन दे, चाहे 20 किलो दे, रख लो। लेकिन जब वोट देने जाओ तो याद रख लेना कि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से ये ताकत दी है। और हमारे और आपके वोट की जो ताकत है वही मोदी के और अडानी के भी, ये बात याद कर लेना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 5 किलो राशन में, 10 किलो राशन में, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो उसको जनता भी ना बिकने वाली मिलनी चाहिए। और नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर भाई सामाजिक न्याय में रहे, कभी अड़े रहे, कभी डिगे ना, तो उनको जनता भी उस तरह की चाहिए। अब चंद्रशेखर भाई को फोन करोगे 10 बार के सीधा काट तो करेंगे क्या? बस अंतिम लाइन के साथ बात खत्म कर देता हूं क्योंकि उनको जाना है। इस मंच की तरफ से, इस पूरे कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम मिलके बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम मिलके बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा क्रूर है पाखंडियों तुझे, मगर हम अर्जकवादियों को, अम्बेडकरवादियों को जिद है कि दरिया को पार। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।